नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। पहले शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर से प्राकृतिक पेंट भी बनाया जाएगा। इसके लिए गांव के गौठानों में प्लांट लगाने की तैयारी हो रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और जयपुर के कुमाराराप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट तकनीकी हस्तांतरण के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग इन संस्थानों के साथ तकनीकी हस्तांतरण संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किया है। आपको बता दें कि गौठानों में गोबर खरीदी की स्थिति यह है कि सितंबर महीने तक के गोबर के लिए सरकार 104 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। इस गोबर से कंपोस्ट बनाया जाता है। इसके अलावा हवन के गौकास्ट, गोबर के दीपक, सजावटी सामान आदि भी बनाकर बेचे जाते हैं। और अभी हाल ही में कुछ गौठानों में गोबर से बिजली बनाने की परियोजना भी शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं और वहीं पर अबूझमाड़ इलाके के 25 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। सुबह से ही ओरछा ब्लॉक के नयानार के पास सड़क पर ही सैकड़ों ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और ऐसे में नारायणपुर ओरछा मुख्य मार्ग भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वे इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। फिलहाल प्रशासन ग्रामीणों से बातचीत करने में लगा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बस्तर के आदिवासियों की आय का सबसे प्रमुख साधन यहाँ के वनोपज हैं। वनोपज से कमाए पैसों से ही उनका गुजारा चलता है। ग्रामीणों ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वनोपज के दामों को बढ़ाए ताकि इसका सीधा फायदा ग्रामीणों को मिले और वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 6 सूत्रीय मांग को लेकर ग्रामीण अब सड़क पर उतर आए हैं। उनकी 6 सूत्रीय मांगे हैं। आपको बता दें कि अबूझमाड़ इलाके के 25 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और वहीं सुबह से ही ओरछा ब्लॉक के नयानार के पास सड़क पर ही सैकड़ों ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में चक्रीय चक्रवात के प्रभाव से इन दिनों प्रदेश में काफी मात्रा में नमी आ गई है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। साथ ही प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में तापमान में गिरावट जारी रहेगा। शनिवार को रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाए रहे हैं। हालांकि रायपुर में दोपहर 2 बजे तेज धूप भी निकली, लेकिन बीच बीच में आंशिक बादल भी छाए रहे। आपको बता दें कि शनिवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। और इसी प्रकार न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश भर में पेंड्रा में सबसे न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो आपको बता दें कि 1 से 2 दिनों में मौसम सामान्य हो जाएगा। यह मौसम विभाग ने ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती प्रभाव से अब यहां पर नमी आ रही है, तो वहीं पर सरगुजा संभाग में और तापमान गिर सकता है। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके बारे में आम लोग उतना ही जानते हैं जितना मीडिया या अन्य माध्यमों से जानकारी मिलती है, लेकिन पत्रकार इन प्रधानमंत्रियों के नजदीक होते हैं। ऐसे में वह जानकारी भी उनके पास होती है जो आमतौर पर सामने नहीं पा पाती। और ऐसे में किसी पत्रकार द्वारा प्रधानमंत्रियों के संदर्भ में लिखी गई किताब में कुछ नया उक्त बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम राजधानी के एक निजी होटल में आयोजित भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा शीर्षक पर आधारित किताब के विमोचन अवसर पर कही।
यह किताब वरिष्ठ पत्रकार श्री रशीद किदवई ने लिखी है। इस मौके पर रशीद किदवई के साथ ही पत्रकार श्री निर्मल पाठक और सुश्री प्रिया सहगल मौजूद थी। कार्यक्रम के बाद सीएम बघेल ने कई अन्य मुद्दों पर भी पत्रकारों से बातचीत की। अधिकारियों को बधाई देता हूं, उसमें सभी पत्रकार साथियों को भी बधाई देता हूं कि जहां कमी खामी है आप उंगली रखते गए और हमारे शासन प्रशासन के लोग उस कमियों को दूर करते गए। तो इसलिए आपको भी बधाई। आप सबके सजगता से ये संभव हुआ है और इसके लिए पूरी छत्तीसगढ़ के जनता को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि हमको तीसरी बार प्रथम पुरस्कार मिला है। अच्छा, ये हमेशा चुनौती लेके आता है, सम्मान हमेशा चुनौतियों के साथ आते हैं, चुनौती को कैसे पार पाएंगे आने वाले समय में? ये बात सही है कि तीसरी बार की जो कीर्तिमान है उसे बरकरार रखना एक अपने आप में चुनौती है और उनके साथ साथ हम और चाहेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत भी ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार पाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि स्वच्छता दीदियों का आपने बार बार जिक्र किया, आपने ट्वीट में भी किया, यहाँ भी कह रहे हैं 10,000 से ज़्यादा स्वच्छता दीदियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इससे ये साबित नहीं होता कि महिलाओं को अगर बराबरी का मौका मिले तो वो काम एक्सीलेंट हो जाता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने काम किया स्वच्छता दीदियों को, ये जो सफाई है। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। भोपाल में भाजपा ने मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी है और इसकी पहली औपचारिक बैठक 24 और 25 नवंबर को होगी। बैठक में विधायकों से सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत तो पूछी जाएगी, साथ ही उन्हें इस बात के लिए आगाह भी किया जाएगा कि विधानसभा चुनाव में अब 2 साल का समय भी नहीं बचा है। तैयारी में जुट जाएं, अपनी स्थिति में सुधार कर लें, बाद में टिकट नहीं मिले तो पार्टी को दोष ना दें। बैठक में पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी मौजूद रहेगा। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी विधायकों को अपना प्रदर्शन सुधारने की अंतिम चेतावनी दी जा सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी के लिए भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व भी सक्रिय हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव 24 और 25 नवंबर को भाजपा विधायकों से बातचीत करेंगे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में विधायकों के बीच खलबली भी मची हुई है और पार्टी ने रायगढ़ में आयोजित प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में साफ संदेश दिया था कि विधायक और सांसद भी जनता के बीच जाएं। पार्टी नेताओं का मानना है कि विधायकों की बैठक को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस पर बातचीत चल रही है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से प्रवक्ता है धैर्यवर्धन सिंह। सर, स्वागत है आपका यूएनबी न्यूज में। जी नमस्ते ऋचा जी। सर देखिए, 24 और 25 नवंबर को एक बैठक होने वाली है बीजेपी की। सबसे बड़ी बात है कि 2023 में विधानसभा के चुनाव भी है। इसके मद्देनजर रखते हुए बैठक कितनी अहम मानी जा रही है? सर देखिए, विधायक दल की बैठक नियमित तौर पर होती रहती है। मुख्यमंत्री जी के साथ भी ऐसी बैठकें होती हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी चर्चा करता है। अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीत करके निपटी है, उत्साह से भरे हुए हैं, ऐसे में विधायकों के साथ नेतृत्व की मुलाकात कई प्रकार से उपयोगी है। यह उभय पक्षीय वार्तालाप होता है। इस प्रकार की बैठकों में विधायक भी अपने क्षेत्र के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, उनको मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते हैं, संगठन के समक्ष रखते हैं और मुख्यमंत्री जी को, सरकार को भी किसी प्रकार का कोई फीडबैक अगर मिल रहा है, किसी क्षेत्र में किसी जनप्रतिनिधि का दौरा कम हो रहा है या अन्य प्रकार की उसकी कोई व्यस्तता बढ़ गई है, जो भी फीडबैक उनको मिलता है, तो कभी कभी वे वह का उस प्रकार के फीडबैक का भी संकेत करते हैं कि कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। अनेकों बार ऐसा बैठना होता है और इससे विधायकों की कार्य प्रणाली में निखार आता है, इम्प्रूवमेंट आता है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय शिव प्रकाश जी, जो अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री हैं, आजकल उनका मुख्यालय भोपाल ही है। मध्य प्रदेश में अधिक समय देने के कारण से बैठकों का सिलसिला अभी और बढ़ा है। तो मध्य प्रदेश के प्रभारी संगठन जो है
पी मुरलीधर राव साहब और शिव प्रकाश जी और मुख्यमंत्री जी और बीडी शर्मा जी, सुहास भगत जी, ये सब मिलकर के विधायकों के साथ वार्तालाप करेंगे। बिल्कुल सर, देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि चुनाव तो आने वाले ही होंगे 2023 में, और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो सक्रिय हो गई है। सत्ता पर फिर से काबिज होने की यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं बीजेपी तैयारी कर रही है। विधायकों की बैठक होगी जिसमें जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री सरकार की जो ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या कुछ योजनाएं ज़मीन पर लागू की जाती है, इसको लेकर भी बातचीत कर सकते हैं सर। जी निश्चित तौर पर मैंने बताया ना कि यदि सरकार की किसी योजना के क्रियान्वयन को लेकर के विधायकों को आपत्ति है, कमी दिखाई पड़ रही है, तो वे भी उसको रखते हैं। उनको विकास से योजनाओं के नाते किसी फंड की आवश्यकता है, किसी योजना की आवश्यकता है, उसको भी मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा जाता है। और मुख्यमंत्री जी को भी लगता है कि अपनी गतिविधि को, अपनी एक्टिविटीज को और बेटर करने के लिए कार्य प्रणाली में क्या सुधार लाएं, कौन कौन से कार्यक्रमों के साथ जनता के बीच जाएं, इस प्रकार का मार्गदर्शन उनको भी मिलता है। और चुनाव नजदीक आता है तो निश्चित तौर पे ऐसा मार्गदर्शन और अधिक उपयोगी हो जाता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा के दौर से तो आखिरकार विधायक को ही गुजरना होता है। और सामान्य तौर पे जो विधायक चुनाव जीत करके आते हैं उनके मन में यही रहती है कि एक बार फिर वे चुनाव जीतें। पार्टी भी मोटे तौर पर उनको अवसर देती ही है। ऐसी स्थिति में सारे लोग प्राण के साथ और ज्यादा बेहतर स्वयं को सिद्ध करते हुए निखार के साथ जनता के बीच जाकर के अपना जो आउटपुट है उसको सुधारें, यही इस प्रकार की बैठकों की मंशा होती है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से जयवर्धन जी के उन्होंने खुद कहा गया है कि अब खुद मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है कि जिस तरीके से जो शिकायतें हो जाती हैं विधायक की तरफ से कि हमको टिकट नहीं दिया गया या हमारे काम पर सवाल उठाए गए, तो उन्होंने कहा कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, अपना काम करिए और लोगों की मदद करिए। अगर आगे अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे, अगर कोई दिक्कत हो जाती है, हम आपको टिकट नहीं दे पाते, तो इसमें दोष सरकार का नहीं होगा, इसमें दोष पार्टी का नहीं होगा। सरकार के मुखिया समय पर आगाह करते हैं, सरकार के मुखिया समझाइश समय समय पर देते हैं। स्वाभाविक तौर पर किसी कारण से किसी की लोकप्रियता में यदि ज्यादा कमी आ गई है, उसका परफॉर्मेंस ज्यादा ठीक नहीं है, तो ऐसे 5, 10, 15% लोग टिकट वितरण की समीक्षा के दायरे में तो आते ही हैं। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। और समय रहते ही यदि उनको ये एहसास करा दिया जाए कि आप अव्वल दर्जे की जो सूची है उसमें रहेंगे या फिसड्डियों की लिस्ट में आना चाहेंगे, ये आपकी कार्य पद्धति पर भी निर्भर है। बिल्कुल। और सर देखिए जिस तरीके से खलबली यहाँ पर पैदा हो गई विधायकों के अंदर, उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो सकता है। ये खलबली क्यों? क्योंकि देखिए आपने खुद बोला कि खुद मुख्यमंत्री जिस तरीके से बैठक लेने जा रहे हैं, एक बीजेपी की बैठक होने जा रही है अहम, तो सिर्फ एक औपचारिक बैठक है, लेकिन खलबली क्यों मची हुई है विधायकों के अंदर? कोई डर तो नहीं है विधायकों में? नहीं ऋचा जी, ये खलबली तो आप ही पैदा कर रही हैं। खलबली जैसी कोई बात नहीं है। जब नेतृत्व के समक्ष जाते हैं तो जैसे कक्षा में विद्यार्थी के मन में ये बात आती है कि मुझसे टीचर कौन सा सवाल पूछेगा, मैं जवाब देने के लिए मेरी तैयारी सही है कि नहीं, तो ऐसा भाव भले सबके मन में आ जाए, आना भी चाहिए क्योंकि वह पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, पर खलबली जैसी कोई चीज नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए मिशन 2023 को लेकर अब बीजेपी यहां पर अपनी तैयारी शुरू करने में लग चुकी है। आपको बता दें कि 24 और 25 नवंबर को पहली औपचारिक बैठक की जाएगी और इसमें विधायकों से क्या कुछ जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी भी मुख्यमंत्री खुद लेंगे। खबरें और भी है लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर।
ਉਹ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਮਨੀ। ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਓਏ ਬਾਹਲਾ ਡਰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੋਂ। ਡਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬਾਈ, ਜੇ ਚੰਡੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯਾਰ ਡਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ। ਲੈ ਦੱਸ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੀ ਭਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜਮਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ। ਆਹ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਕਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਤੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਚ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਬਾਈ ਆਹ ਐਲਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਐਂਡੀ ਕਰਾਤੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਦਾ ਫੋਨ। ਹੋ ਚੱਲ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਐਂਡ ਕਰਾ ਦੇ। हर जुबान ते इक्को गल, चन्नी करदा मसले हल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर को सफाई में 5वीं बार देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। जब टीम इंदौर को विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार दिया तो इसमें इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी शामिल थे। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि इंदौर को 5वीं बार स्वच्छता का पुरस्कार दिलाने में सांसद शंकर लालवानी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सांसद लालवानी ने इंदौर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कई कार्य किए हैं। इंदौर को एक बार फिर पुरस्कार मिलने के बाद सांसद लालवानी पहुंचे तो उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सांसद के आगमन पर रैली भी निकाली गई। तो वहीं इंदौर में आजाद नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि महिला का शव अध जला अवस्था में मिला था। वहीं टीआई ने जानकारी दी है कि घर में चाय बनाने के बर्तन और खाना रखा हुआ था। इससे लगता है कि महिला की शुक्रवार की रात ही हत्या कर दी गई और शव जलाकर आरोपी फरार हो गया। अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। तो वहीं एमपी के जिला विदिशा में रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और विदिशा की सांसद रही स्वर्गीय सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से विदिशा पहुंचे। यहां पर सबसे पहले वह शहर के सांस्कृतिक भवन पहुंचे, जहां उन्होंने सुषमा स्वराज की प्रतिमा सांस्कृतिक भवन परिसर में ही लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विदिशा में जो ऑडिटोरियम है वह सुषमा स्वराज की ही देन है, इसलिए उनकी स्मृति में परिसर में उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक भवन में चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने कलेक्टर को गुणवत्ता युक्त कार्य कराने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा पहुंचकर विकास कार्यों का भी जायजा लिया और साथ ही शासकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। तो वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने वन्य प्राणियों के अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़ा है। गिरोह का सरगना भाजपा विधायक का रिश्तेदार चंपालाल कन्नौजे है, जिसने 20 दिन पूर्व ही काटकूट के जंगल में तेंदुए का शिकार किया था। क्राइम ब्रांच ने 70 लाख रुपए से सौदा तय किया और आरोपियों से तेंदुए के 8 नाखून, भरमार बंदूक और बाइक बरामद की। क्राइम ब्रांच तस्करी के लिए आरोपित को टापरी में ले गए और तेंदुए का शव बरामद किया। तो वहीं पर डीएसपी के मुताबिक चंपालाल इसके पहले हिरण के शिकार के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है।
तेंदुए का शिकार में जो इन्होंने हथियार प्रयोग में लाए थे वे सभी हथियार पुलिस ने जब्त किए हैं। फायर आर्म्स की मदद से इन्होंने तेंदुए का शिकार किया था। जैसा कि मैंने बताया कि जो वर्तमान में चंपालाल कनौजिया है उसका आपराधिक रिकॉर्ड तस्करी का आया है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी के जो अपराधी हैं उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है, उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। बैकग्राउंड सभी लोग लोअर मिडिल क्लास से जुड़े हुए हैं और अलग अलग ज़िलों के रहने वाले हैं, देवास के, इंदौर के, बड़वानी। तो इन लोगों ने एक गिरोह के रूप में काम किया है। अभी प्रारंभिक पूछताछ ही हो पाई है। लगातार इनका जो रिमांड लेकर पूछताछ जो की जाएगी उसमें और तथ्य सामने आएंगे। जो महेंद्र कनौजिया है ये किसी पार्टी से संबंध रखता है? इसके बारे में अभी कोई बेसिक फैक्ट्स नहीं आए हैं, बाकी जो पूछताछ करेंगे उसमें जैसा मैंने बताया अभी से पूछताछ प्रारंभिक की। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर प्रांगण में शाम की आरती मंडल की युवतियों की ओर से खूबसूरत रंगोली बनाई गई। इस रंगोली में अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिकृति के साथ मंदिर में स्थापित अन्य कृतियों की खूबसूरत चित्रांक के साथ रंगोली बनाई गई। टीम के सदस्य और मंदसौर की शानदार आर्टिस्ट भावना लोहार ने बताया कि उनके साथी युवतियों के सहयोग से करीब 8 घंटे की मेहनत से यह खूबसूरत रंगोली बनाई गई है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सायकालीन आरती मंडल की ओर से यह आयोजन किया गया था। क्या आपको तैयारी से बनाई क्या है? जय श्री महाकाल। शयनकालीन आरती युवा मंडल द्वारा आज के दिन पशुपतिनाथ प्रांगण में भव्य रंगोली का आयोजन किया गया, जिसमें मैं और मेरी टीम द्वारा भव्य रंगोली बनाई गई है। जो आज सुबह से और रात्रि से हम इस रंगोली को बनाने में लगे हुए हैं और ये पूरा रूप पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा पर ही है। शिव पार्वती का रूप है, पूरी प्रतिमा है भोलेनाथ जी की और मंदिर प्रांगण का बाहर का जो सौंदर्य है वो भी इसमें हमने दर्शाया गया है। तो अब खबर मध्य प्रदेश के जिले शिवपुरी से है, जहां पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। दरअसल स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही के चलते ऑपरेशन के बाद कड़कड़ाती ठंड में महिलाओं को जमीन पर लिटाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये कोई पहली बार लापरवाही हो रही हो। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही से पहले का नाता हमेशा से रहा है। लगातार लापरवाही की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, बावजूद इसके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं होता है। आपको बता दें कि पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग 20 महिलाओं की नसबंदी की गई थी। नसबंदी के बाद इन महिलाओं को खुली गैलरी में कड़कड़ाती ठंड में जमीन पर लटा दिया गया। विभाग द्वारा उक्त महिलाओं को नसबंदी के बाद पलंग तक मुहैया नहीं कराया गया। कैंप लगवा कौन से गांव से आई हो? करीचा से। किसको लेके आई हो आप? तो वहीं उज्जैन में उच्च अधिकारी के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन पर लगातार नगर में चल रहे मादक पदार्थों के अभियान को लेकर आज मुखबिर की सूचना पर थाना नागदा को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें चेतनपुरा निवासी युवक को 12.50 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मादक पदार्थ पर अंकुश लगाने हेतु अभियान लगातार चालू है। इसी तारतम्य में कल रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अपने पालिया रोड तरफ महिदपुर नाका से और पालिया फंटा बोलते हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति काले रंग की टी शर्ट पहन के चेतनपुरा का अफजल नाम। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।